हेलो एवरीवन, वेलकम टू DTH डिकोडिंग द हिंदू। हम करेंगे द हिंदू को डीपली डिकोड सो दैट वेरियस एग्जाम्स के लिए हमारा करंट पोर्शन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई एम एश्योरिंग यू दैट आपकी प्री और मेंस की प्रिपरेशन को हम इंटीग्रेटेड लेकर चलेंगे। इस लेक्चर में हम PYQs, क्योट्स, डेली वोकैबुलरी, एडिटोरियल डिस्कशन सब कुछ कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना विदाउट स्किपिंग। और हाँ, आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी, जब भी न्यूज़पेपर एनालिसिस करो, चाहे खुद से या किसी भी यूट्यूब वीडियो से, तो अपने साथ पेन पेपर ज़रूर रखो और जो भी स्टैटिक पार्ट न्यूज़ में आता है उसको नोट करके रिवाइज ज़रूर करो। मैं साथ साथ नोट डाउन भी कराती रहूँगी स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स जो भी न्यूज़ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज है 12 अगस्त। सबसे पहले हम एक PYQ देख लेते हैं। PYQ क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स consider the following statements. First statement है the leader of an elephant group is a female. Second, the maximum gestation period can be 22 months. Third, an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Fourth, among the states in India the highest population is in Kerala. हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने आज इसलिए पिक किया है क्योंकि आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। इस पे हम आर्टिकल भी कवर करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रोबेबली आपको उस आर्टिकल की हेल्प से भी मिल जाएगा। इतने आप इसको खुद भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 3 ओनली, 1, 3, 4 ओनली। इन स्टेटमेंट में से बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब आज के लिए हम एक क्योट देख लेते हैं जो कि हमारे लिए GS पेपर्स में, ऐसे में और एथिक्स में हेल्पफुल हो सकती है। क्योट क्या है? करप्शन इज पेड फॉर बाय द पुअर। किसकी क्योट है ये? पोप फ्रांसिस की। ये क्योट हमारे पॉलिटिकल, जहाँ पे भी कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, करप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई ऐसे आता है, या फिर एथिक्स में ऐसी कोई केस स्टडी आ जाती है, तो वहाँ हम इस क्योट को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते अपने न्यूज़ एनालिसिस पे। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या दी है कि जैश-ए-मोहम्मद के डिप्टी चीफ रऊफ असगर को इंडिया और US चाहते थे कि UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला जाए। उसका नाम UNSC डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, पर चाइना ने उस स्टेप को ब्लॉक कर दिया है। यही इसी बारे में आर्टिकल है। इस आर्टिकल में एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि चाइना ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। चाइना पहले भी इंडिया के ऐसे मूव्स को रोक चुका है। ऐसे जो इंडिया ने काफ़ी टेररिस्ट को, जो UNSC डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में इंडिया चाहता था कि ऐड हो, उस पे चाइना पहले भी अपनी ब्लॉकेज लगा चुका है। इस आर्टिकल में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट काउंसिल या फिर कह सके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है, वो हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल एज सच हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। UNSC का जिक्र हुआ है इस आर्टिकल में। UNSC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। UNSC क्या है? UNSC इस्टेब्लिश की गई थी 1945 में बाय द UN चार्टर। UN चार्टर से ये 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी और ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के हमें पता है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बाकी के 5 कौन कौन से हैं? बाकी के 5 हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। ये इसके 5 बचे हुए यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स हैं। और छठा कौन सा हो गया? UNSC। UNSC की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब इसके मेंबर्स क्या हैं? काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको 2 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड UK। ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और परमानेंट मेंबर्स के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब कोई भी डिसीज़न अगर किसी भी एक भी इन परमानेंट मेंबर ने अपोज कर दिया
तो वो डिसीज़न वहीं स्क्रैप हो जाएगा, मतलब वो डिसीज़न नहीं लिया जाएगा अगर कोई भी एक परमानेंट मेंबर उसके अगेंस्ट वोट कर देता है तो। इंडिया 8th टाइम यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर की सीट ले चुका है 2021 में, और ये 8th टाइम के लिए था। इंडिया बिड भी कर रहा है यूएनएससी में एक परमानेंट सीट के लिए। नॉन परमानेंट मेंबर वो 8 बार रह चुका है। अब ये देखते हैं कि इसमें किस बेसिस पे सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है नॉन परमानेंट वाली। नॉन परमानेंट सीट डिस्ट्रीब्यूट्स होती हैं रीजनल बेसिस पे, रीजन्स बांटे हुए हैं, उस रीजन में से, हर रीजन में से किसी एक कंट्री को उठाते हैं। ऐसे ही 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इसके चूज़ किए जाते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है वो परमानेंट मेंबर्स में से किसी के पास नहीं है। वो क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है एवरी मंथ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन आता है तो हमें लगेगा एवरी ईयर रोटेट होती होगी, लेकिन नहीं, इसकी प्रेसिडेंसी हर महीने रोटेट होती है और 15 के 15 मेंबर्स के बीच में रोटेट होती है। ऐसा नहीं है कि केवल नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और उनको प्रेसिडेंसी नहीं दी जाती, नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी प्रेसिडेंसी मिलती है रोटेटली। वोटिंग पावर्स किसके पास होती है, मैंने बताया परमानेंट मेंबर्स के पास ये पावर होती है। अगर उनका कोई भी नो का वोट आ जाए तो वो वहीं की वहीं रिजोल्यूशन को ब्लॉक कर देता है। अगर एक भी मेंबर नो वोट कर दे किसी भी रेजोल्यूशन के लिए तो वो वहीं की वहीं ब्लॉक हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से आए हैं 2022 में। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और यूएई, ये 5 नए मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स आए हैं 2022 में। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि अल्बानिया ने यूएनएससी को फर्स्ट टाइम के लिए ज्वाइन किया है। दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इस आर्टिकल में हमारे पास क्या है इम्पॉर्टेंट, एफएटीएफ के बारे में देख लेते हैं। एफएटीएफ क्या है। एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जिसको क्यों बनाया गया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। ये मेन इसका पर्पज़ ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए एफएटीएफ को बनाया गया था। कब बनाया गया था, जुलाई 1989 बाय G7। ये ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ऐसे बोल सकते हैं कि G20 के इनिशिएटिव पे एफएटीएफ बना है, लेकिन हमें याद रखना है कि G7 के इनिशिएटिव पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, पेरिस में। और किस लिए बनाया गया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए तरीके ढूंढ पाए, मेजर्स ढूंढ पाए। आफ्टर दैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसमें स्टार्टिंग से ही इसका मैंडेट नहीं था। 9/11 के अटैक के बाद टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसमें ऐड किया गया। इसका प्राइमरी एम क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग को बचाना, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। 2022 में इसका एक और मैंडेट ऐड हो गया। वो क्या था कि मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स है उनकी फाइनेंसिंग को रोकना। मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, इन सब की फाइनेंसिंग को रोकना, ये भी इसका एक मैंडेट हो चुका है। अभी एफएटीएफ में करंटली कितने मेंबर्स हैं, 37 मेंबर्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन कमीशन और जीसीसी। हमें ये पता होना चाहिए, ये आपके लिए काम है कि यूरोपियन कमीशन में कितने मेंबर्स हैं और जीसीसी में कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेंबर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। इंडिया कब से है एफएटीएफ का मेंबर, 2010 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और सेम हेडक्वार्टर है, सेम सेक्रेटेरिएट है जो कि OECD का है। इसका अपना कोई अलग से हेडक्वार्टर नहीं है। अब एफएटीएफ के अंदर 2 टाइप की लिस्ट आती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट कौन सी है कि इस लिस्ट में उन कंट्रीज़ को डाला जाता है जो कि टेरर फंडिंग को सपोर्ट कर रही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प कर रही हैं। उन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और ये उन कंट्रीज़ को वार्निंग देने के लिए
कि उनको ब्लैक लिस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए उनको एज अ वार्निंग ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट कौन सी होती है? जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ होती हैं और टेररिस्ट को टेरर फंडिंग सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को जो फुली सपोर्ट करती हैं, उन कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। ये FATF अपनी ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली अपडेट करता रहता है, ऐड भी करता रहता है, कंट्रीज़ को डिलीट भी करता रहता है। अभी करंटली कौन कौन सी हैं कंट्रीज़ जो ब्लैक लिस्ट में हैं? ईरान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया। ये 2 कंट्रीज़ हैं जो फ़िलहाल ब्लैक लिस्ट के अंडर हैं। इसके बाद FATF प्लेनरी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है FATF की, और ये कितने बार मिलती है? साल में 3 बार। ये इम्पॉर्टेंट है कि साल में 3 बार इसका मिलना कंपल्सरी है। अब ये पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में हैं। 23 कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो सकती है? पाकिस्तान। और अभी जून में ये एक न्यूज़ भी आई थी कि FATF पाकिस्तान को इम्प्रूव करते हुए देख रहा है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हटा दिया जा सकता है, इसलिए ये न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये था FATF। इसके बाद G20 मीटिंग बाली में हुई, हमें पता है। G20 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। G20 क्या है? G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ये पता होना चाहिए। इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का, और इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंक्लूडेड हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 का कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि G20 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। मेंबर्स हैं इसके, ये सभी मेंबर्स हैं 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज़ हैं, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US एंड EU। ये सभी कंट्रीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर G20 कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इट्स शेरपा। शेरपा क्या होता है? G20 हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, उसके पॉलिटिकल लीडर्स का रिप्रेजेंटेटिव, उसको कहते हैं शेरपा। और इंडिया के पास कब आएगी G20 की प्रेसिडेंसी? 1 दिसंबर 2022 में आएगी, और कब तक रहेगी? 30 नवंबर 2023 तक। 1 साल के लिए इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ G20, और यहाँ G20 समिट होस्ट की जाएगी। उसके बाद इंडोनेशिया इंडिया से पहले इसकी प्रेसिडेंसी एज्यूम कर चुका है 2021 में, और नेक्स्ट कंट्री कौन सी होगी? इट विल बी इंडोनेशिया से पहले इटली इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड कर चुका है, और 3 का ग्रुप, जो भी कंट्रीज़ कॉन्टिन्यूसली 3 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंसी लेने वाली हैं G20 की, उनको बोलते हैं ट्रोइका। ट्रोइका इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म, उसको बोलते हैं ट्रोइका। तो अभी इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया आर ट्रोइका कंट्रीज़, क्योंकि सबसे पहले इटली के पास थी, फिलहाल इंडोनेशिया के पास है, और फिर आ जाएगी इंडिया के पास। तो ये तीनों कंट्रीज़ क्या होगी? ट्रोइका। ये आर्टिकल में इसमें यही इम्पॉर्टेंट था, और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इस आर्टिकल में हमारे पास एक वोकैबुलरी आ जाती है, थ्वाट्स। थ्वाट्स का मीन क्या है हमारे पास? बिगाड़ना या फिर रीन, टू रीन। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ कुछ ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक वोकैबुलरी है हमारे पास। यहाँ वर्ड आया है बैफलिंग। बैफलिंग का मीनिंग क्या होता है? बैफलिंग मीन्स रहस्यमय या अनअकाउंटेबल। आफ्टर दैट हमारे पास आर्टिकल है। यह आर्टिकल
क्या कह रहा है कि 3 स्कूल गर्ल्स को सेक्सुअली असोल्ट किया गया है। ये आर्टिकल एज सच हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आया है पोक्सो एक्ट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पोक्सो एक्ट को देख लेते हैं। पोक्सो एक्ट क्या कहता है? पोक्सो एक्ट को डिफ़ाइन किया जाता है ऐसा एक्ट जो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है किस किस चीज़ से? सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से, पोर्नोग्राफी से, और क्या प्रोवाइड करता है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं इन सब केसेस के ट्रायल के लिए, सो दैट इन सब केसेस का ट्रायल स्पीडी हो पाए। ये 2012 में पास किया गया था और किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके फीचर्स देख लेते हैं। चिल्ड्रन को इस एक्ट में डिफाइन किया गया है इंडिविजुअल्स दैट आर एजेड बिलो 18 ईयर्स। 18 साल से छोटे को जो भी टीनेजर्स या फिर बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा गया है। और एक किस एक्ट की स्पेशलिटी क्या है? ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये केवल लड़कियों के लिए नहीं है, केवल लड़कों के लिए नहीं है, ये चिल्ड्रन में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इंक्लूड करता है। और सेकंड इसकी फीचर क्या है कि डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल अब्यूज़ को इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। जैसे ऐसा नहीं है कि केवल सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, पेनिट्रेटिव या नॉन पेनिट्रेटिव असोल्ट को ही डिफ़ाइन किया गया है, काफ़ी हर टाइप के सेक्सुअल अब्यूज़ को इस एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्सुअल असोल्ट अगर किसी मेंटली इल चाइल्ड के साथ किया जाएगा तो उसको एक गंभीर अपराध माना जाएगा, एग्रावेटेड सीन किया जाएगा अगर वो किसी मेंटली इल उसकी हालत की वजह से उसके साथ किया गया होगा तो। अगर ये असॉल्ट किसी भी ट्रस्टेड इंसान जैसे कि कोई डॉक्टर, कोई टीचर, पुलिसमैन या किसी फैमिली मेम्बर के हाथों किया गया है तो भी उसको एक गंभीर अपराध माना जाएगा। इसका एक प्रोविज़न एक्ट का ये भी है कि इसमें चिल्ड्रन के रीविक्टिमाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी प्रोविज़न बनाया गया है। ये पुलिस वाले की ड्यूटी होगी कि वो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट इसमें बताया है कि चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होनी चाहिए। चाइल्ड को कोई भी दिक्कत ना आए और जिस दिन केस रजिस्टर किया जाएगा उसके 1 साल के अंदर केस को डिस्पोज कर देना है, मतलब केस को 1 साल के अंदर सॉल्व कर देना है। इस एक्ट में स्पेशल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविज़न भी है सो दैट स्पीडी ट्रायल हो सके, जल्दी जिसको सज़ा मिलनी चाहिए सज़ा मिल जाए। और पोक्सो एक्ट के जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। इसके रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसको रोल दिया गया है, किसका फंक्शन है इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना? नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल लेवल पे इसका, और स्टेट कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, स्टेट लेवल पे इनका। पोक्सो एक्ट में अगर कोई ऐसा प्रोविज़न आता है जो कि किसी और एक्ट के किसी प्रोविज़न के साथ इनकंसिस्टेंट होता है तो फिर पोक्सो एक्ट क्या करेगा? ओवरराइड कर जाएगा, मतलब पोक्सो एक्ट को सुप्रीम रखा जाएगा, पोक्सो एक्ट के प्रोविज़न्स को माना जाएगा उस केस में। और ये एक्ट क्या कहता है कि किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस की रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अगर किसी को डिफेम करने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए, बदनामी करने के लिए कोई झूठी कंप्लेंट कराई जाती है तो वो एक्ट भी इस एक्ट के, पोक्सो एक्ट के अंदर पनिशेबल होगा। ये सब इसमें दिया गया है। अब इस आर्टिकल में और एज सच इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है। एक
वर्ड आया है हमारे पास एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या है? एब्सकॉन्डिंग का मतलब हमारे पास होता है, एक मिनट, एब्सकॉन्डिंग मीन्स फरार। ये वोकेबलरी है, इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक आर्टिकल है हमारे पास जहाँ एक एक्यूज्ड को, एक अपराधी को कैसे पहचाना गया है? फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के फेस को पहचानने के लिए यूज़ की जाती है। फेशियल रिकॉग्निशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि किसी के भी फेस को आइडेंटिफाई कर ले और अलग अलग लोगों को डिफ्रेंशिएट कर पाए। इसमें क्या है? ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। ये क्या यूज़ किया जाता है? इसका डाटाबेस यूज़ किया जाता है टू मैच एंड आइडेंटिफाई द पर्सन। अगर हमारे पास नहीं, गवर्नमेंट के पास डाटा होगा सबके लोगों के फेस का, तो क्या होगा? किसी भी क्राइम में कोई भाग रहा होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम मैच कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन किया जा सकता है। इसमें ऐसा और इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अभी न्यूज़ में आया था, डीजी यात्रा इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जहाँ उन्होंने एयरप्लेन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट पैसेंजर के लिए वो एक्सपीरियंस ईजी हो जाए। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो है, एक आर्टिकल दिया है मनुस्मृति से रिलेटेड है। हमारे जस्टिस ने मनुस्मृति को यूज़ किया है विमेन की रिस्पेक्टेबल पोजीशन को दिखाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने उसको इस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया है कि मनुस्मृति में कास्ट सिस्टम डोमिनेंट था, विमेन को एक इन्फीरियर पोजीशन दी गई थी, तो मनुस्मृति का यूज़ करना विमेन की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए इज़ नॉट करेक्ट। इसमें आर्टिकल में एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। मनुस्मृति के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मनुस्मृति किस चीज़ से रिलेटेड है? मनुस्मृति से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि हमारे जो हिंदुओं के धर्मशास्त्र हैं वो चतुर्वर्ण या फिर कास्ट सिस्टम को लीगल मानते हैं, सही मानते हैं हमारे धर्मशास्त्र, और मनुस्मृति ने शूद्र और अनटचेबल्स को डीह्यूमनाइज किया है, इनको ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं रखा है, और जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स का सामना सदियों से करना पड़ा है। इसी वजह से अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया था। किस ओकेज़न पे? महाद सत्याग्रह 1927 में। और ये किस लिए किया था उन्होंने कि एक टाउन है महाराष्ट्र में, महद टाउन, वहाँ के एक टैंक से अनटचेबल्स को पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, तो उन्होंने ये कहते हुए कि ये मनुस्मृति है जो कि हमें अनटचेबल कैटेगराइज करती है और हमारे राइट्स को रोकती है, उस चीज़ के लिए अपना अपोजिशन शो करने के लिए इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। और मनुस्मृति के लिए क्या कहा जाता है कि मनुस्मृति में लॉर्ड ब्रह्मा के वर्ड्स को रिकॉर्ड किया गया है। मतलब लॉर्ड ब्रह्मा के जो भी उपदेश थे, जो भी उन्होंने कहा था, उनके वर्ड्स को मनुस्मृति में रिकॉर्ड किया गया है। इस आर्टिकल में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। एक वोकेबलरी फिर से आ गई है, वोकेबलरी देख लेते हैं। वोकेबलरी है डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल का मतलब क्या होता है?
डिस्पिकेबल का मतलब होता है नीच या फिर डिसऑनरेबल। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट आर्टिकल में रिवर्स का नाम आया है, दो रिवर्स का नाम आया है, सुबर्णरेखा और दियो रिवर। इनके बारे में देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, सुबर्णरेखा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रांची प्लेट्यू से, जो कि झारखंड में है। और ये किसके बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है, इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और लास्ट में क्या करती है, ये बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है और गंगा और महानदी के साथ क्या बनाती है, एक एस्चुअरी। ये इम्पॉर्टेंट है सुबर्णरेखा रिवर के बारे में। दियो रिवर क्या है, दियो रिवर झारखंड से फ्लो करती है, ओरिजिनेट उड़ीसा में होती है, झारखंड से फ्लो करते हुए साउथ कारो रिवर को ज्वाइन कर लेती है। मतलब दियो रिवर साउथ कारो रिवर की ट्राइब्यूटरी है। इसमें एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन एक वोकेबलरी हमारे पास आई है, परटर्ब। परटर्ब का मीनिंग क्या होता है, व्याकुल करना या फिर पजल। ये वोकेबलरी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ सो दैट आपका वोकेबलरी पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग होता रहे। अब एक आर्टिकल है, अरुणाचल और असम का बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए पैनल बनाया गया है। उस पैनल का नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम है नामसाई डिक्लेरेशन। सॉरी, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ द पैनल, इट इज़ द एग्रीमेंट और डिक्लेरेशन, नामसाई डिक्लेरेशन, जो कि असम और अरुणाचल के बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। यहाँ इस डिक्लेरेशन में क्या तय हुआ है कि जो दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट था 123 विलेजेस के बॉर्डर को लेके, अब उस डिस्प्यूट को 86 विलेजेस के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इतना 123 से 86 तक इस डिस्प्यूट को ला दिया गया है। अब बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बाउंड्री डिस्प्यूट अगर किसी स्टेट्स के बीच में हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सरकारिया कमीशन हमारा इंटर स्टेट काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविज़न देता है। सरकारिया कमीशन ने एडवाइस किया था कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और कौन से आर्टिकल के अंडर होनी चाहिए, आर्टिकल 263 के अंडर। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये जो भी डिस्प्यूट्स होंगे यूनियन और स्टेट में या फिर स्टेट में आपस में, उनके इश्यूज़ को डिस्कस करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और उस पर रेकमेंडेशन देगी। और ये क्या है, इट इज़ अ रेकमेंडरी बॉडी, इसके रेकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं हैं। ये था इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। एज सच इस आर्टिकल में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू, ये पार्टीशन सेंटीमेंट्स के ऊपर आर्टिकल है। ये इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो लोग पार्टीशन के टाइम पे अपना कंट्री छोड़ के आए थे, चाहे पाकिस्तान से इंडिया आए थे, चाहे इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनकी कुछ यादें, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, ये सब इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये आर्टिकल उसी के बारे में है। एज सच इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक वर्ड आया फुलकारी। फुलकारी आपको पता होनी चाहिए। फुलकारी क्या है, एक पंजाब की एम्ब्रॉयडरी की आर्ट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको मिला हुआ है GI टैग। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पंजाब को फर्स्ट GI टैग फुलकारी में ही मिला था, फुलकारी के लिए ही मिला था, इसलिए ये क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट। फुलकारी रिलेटेड टू पंजाब। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर एक दो एक्ट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल क्या कहता है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने ACB की क्रिएशन को रोकने के लिए प्रोविज़न दिया है। मतलब ACB मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो
जो कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने बनाया था, उसकी पावर्स कर्नाटका हाई कोर्ट ने छीन ली हैं, और जो लोकायुक्त की पावर्स थी पब्लिक सर्वेंट्स को प्रॉब करने की, पब्लिक सर्वेंट्स को इंटेरोगेट करने की, वो रिस्टोर कर दी हैं। इसकी स्टोरी देख लेते हैं। स्टोरी क्या है कि एसीबी को अबोलिश कर दिया है और लोकायुक्त की पावर को रिस्टोर कर दिया है। और एचसी ने, हाई कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है कि एसीबी तब तक नहीं बनाई जा सकती, कोई एंटी करप्शन ब्यूरो तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि गवर्नमेंट को उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत ना फील हो और उसकी ज़रूरत हो विजिलेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो लोकायुक्त के साथ में एसीबी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है एसीबी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। एसीबी को कॉन्स्टिट्यूट करके एक तरह से लोकायुक्त के पैरेलल इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, और लोकायुक्त के होते हुए एसीबी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने एक आर्गुमेंट ये भी दिया है कि अगर गवर्नमेंट सच में करप्शन को ख़त्म करना चाहे तो एसीबी को वो लोकायुक्त के अंडर रख सकती थी, ना कि चीफ मिनिस्टर के अंडर। अगर फॉर सपोज़ कोई केस आता है करप्शन का अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, तो एक बॉडी जो चीफ मिनिस्टर के अंडर ही काम कर रही है, वो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कैसे सबूत इकट्ठा करेगी, कैसे इंटेरोगेट करेगी और कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसलिए ये पावर लोकायुक्त के पास रिस्टोर कर दी गई है। आई होप आर्टिकल समझ आया होगा। आर्टिकल में एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अब एक्ट देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 क्या है? ये एक्ट इसलिए बनाया गया है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ में और पब्लिक सेक्टर बिजनेस में जो करप्शन है उसको रोका जा सके। इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। 2013 में इसका अमेंडमेंट किया गया। उसमें क्या किया गया? ब्राइबरी को, रिश्वत को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। 2018 में दोबारा से अमेंड करके ब्राइबरी को और भी स्पेसिफिक और डायरेक्ट ऑफेंस बना दिया गया। ब्राइबरी लेने वाले को 3 से 7 साल की सज़ा का प्रोविज़न दिया गया और फाइन भी साथ में। उसके बाद जो ब्राइबरी देंगे उनके लिए भी 7 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न इसमें आ गया अलोंग विद अ फाइन। इसके बाद जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ब्राइब देगी उसको भी पनिशमेंट का प्रोविज़न इसमें दिया गया, लेकिन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को इसके एम्बिट से बाहर रखा गया। ये इम्पॉर्टेंट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इस एक्ट के एम्बिट से बाहर हैं। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन में दोषी पाया जाता है, करप्शन करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने का प्रोविज़न भी 2018 के अमेंडमेंट में दिया गया है। ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। यही इम्पोर्टेंट था इसमें। एक आया है आर्टिकल 162। आर्टिकल 162 क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू अ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर से, कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स द पावर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर वहीं तक एक्सटेंड करती है जहाँ तक स्टेट लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव पावर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जिन जिन टॉपिक्स पे लॉज बना सकता है, केवल उन्हीं टॉपिक्स पे स्टेट उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। उससे ज़्यादा अपनी तरफ से स्टेट कुछ भी नहीं कर सकती। इट इज़ आर्टिकल 162। ये आर्टिकल ऐसे था, इतना ही था, इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हैं, एक दो एक्ट्स हैं, एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल को देख लेते हैं थोड़ा सा, कि केरला में हमें पता है मसाला बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 2019 में। तो जो केरला के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है उनको इंटेरोगेट किया
जा रहा है और इंटेरोगेशन में उनसे उनकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही हैं। तो उन्होंने इसलिए अपील की है हाई कोर्ट में कि मुझसे पर्सनल डिटेल्स क्यों मांगी जा रही हैं इस इंटेरोगेशन के दौरान, इस इंक्वायरी के दौरान। तो इस चीज़ पे आर्टिकल है। इसमें मसाला बॉन्ड्स देख लेते हैं। आर्टिकल एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? मसाला बॉन्ड्स देख लेते हैं। मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं? डेब्ट लेने के लिए। जब कोई भी पब्लिक एंटिटी, इंडियन एंटिटी डेब्ट लेना चाहती है किसी फॉरेन मार्केट में, तो वो मसाला बॉन्ड्स का यूज़ कर सकती है। और ये इंडियन करेंसी में लिए जाते हैं, डॉलर्स या फिर किसी और उसमें करेंसी में नहीं, इंडियन करेंसी में लिए जाते हैं मसाला बॉन्ड्स। 2019 में केरला पहला स्टेट बना जिसने मसाला बॉन्ड्स इशू किए। मसाला बॉन्ड्स इंडिया के बाहर इशू किए जाते हैं किसी भी इंडियन एंटिटी के द्वारा इंडियन करेंसी में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मसाला बॉन्ड्स इशू करने का? अगर हमें किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करना हो या फिर इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करना हो, इसलिए मसाला बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। मसाला बॉन्ड्स में जो भी रिस्क होता है उसमें कोई लॉस हो जाता है या फिर रिस्क कहते हैं, रिस्क होता है इन्वेस्टर का, कोई लॉस होता है तो वो इन्वेस्टर का होता है, बोरोवर का कोई लॉस नहीं होता। फर्स्ट मसाला बॉन्ड्स वर इशूड बाय वर्ल्ड बैंक इन 2014 और वो किसके लिए इशू किए गए थे? एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। और मसाला बॉन्ड्स की कुछ गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस निकाली हैं आरबीआई ने। गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि कोई भी कॉरपोरेट एंटिटी या फिर इंडियन बैंक ये रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स किसी भी कंट्री में इशू कर सकता है और जो मनी इससे रेज होगा वो मनी रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं किया जा सकता। उस मनी को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है लेकिन रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ऑल्सो द मनी रेज थ्रू मसाला बॉन्ड्स कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इन कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट में भी उसको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। ये मसाला बॉन्ड के बारे में इम्पॉर्टेंट था। राइट टू प्राइवेसी के बात आई है। राइट टू प्राइवेसी कौन से एक्ट के अंदर आती है? आर्टिकल 21 के अंदर, और ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ये हमें पता होना चाहिए। फेमा एक्ट है, इम्पॉर्टेंट है। ये एक्ट क्या है देख लेते हैं। फेमा एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, किस चीज़ की पावर? कि वो पेमेंट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो रेगुलेट कर पाए, फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन सिक्योरिटीज़ का, इन सब का पेमेंट रेगुलेट कर पाए। ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी कैरिड आउट थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सन्स। ये जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस होंगी वो ऑथोराइज्ड पर्सन्स के द्वारा ही हो सकती हैं। ऐसे ये नहीं है कि कोई भी कर लेगा, कुछ ऑथोराइज्ड पर्सन्स होंगे, उन्हीं के द्वारा ये ट्रांजैक्शंस होंगी। उसके बाद फेमा एक्ट ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया? फेरा एक्ट को। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एक्ट फेरा एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया है। फेमा का हेड ऑफिस, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहा जाता है, कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट न्यूज़ में काफ़ी रहता है, ये पता होना चाहिए। 5 इसके जोनल ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड जालंधर। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल में। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल हमारे पास है कि सिंगर शिवमोगा सुबन्ना जो हैं हमारे बीच नहीं रहे, इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये फर्स्ट कन्नड़ प्लेबैक सिंगर हैं जिनको एक नेशनल अवार्ड मिला था। इनके बारे में ये इम्पॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं। एक केस है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल किससे रिलेटेड है कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके असैसिनेशन में नलिनी जो कि कन्विक्ट थी, उन्होंने प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। यह आर्टिकल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल में आया है आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और वो किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 161 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। पार्डनिंग पावर मतलब जो गवर्नर किसी भी दोषी को थोड़ी रिहाई दे दे, थोड़ा सा फेवर कर दे, पार्डनिंग पावर उसको कहते हैं। पार्डनिंग पावर 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है पार्डन। पार्डन में क्या होता है? जब गवर्नर सेंटेंस को और कन्विक्शन को पूरी तरह ख़त्म कर दे, सारी पनिशमेंट्स को भूल जाए या फिर माफ़ कर दे, उस केस को क्या बोलेंगे? पार्डन। और गवर्नर जो है वो कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई पनिशमेंट्स को पार्डन नहीं कर सकता। मतलब कोई भी कन्विक्ट है, कोई भी दोषी है, उसकी पूरी की पूरी पनिशमेंट माफ़ करना कहा जाएगा पार्डन। और पार्डन, गवर्नर की पार्डन जो होती है आर्टिकल 161 के अंदर, वो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से नैरो होती है। मतलब प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा वाइडर पावर है एज़ कम्पेयर टू गवर्नर। गवर्नर कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई पनिशमेंट को पार्डन नहीं कर सकता। और जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर होती है वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट की पार्डनिंग पावर कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि गवर्नर खुद अपने आप से डिसीज़न नहीं ले सकता। रिस्पाइट सेकंड पार्डनिंग पावर का टाइप। रिस्पाइट में क्या होता है कि किसी भी स्पेशल केस में, किसी भी स्पेशल फैक्ट की वजह से अगर जो चूज़न सेंटेंस है, चूज़न पनिशमेंट है, उसकी जगह पे कोई लेस पनिशमेंट दी जाए, उसको कहते हैं रेस्पाइट। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए अगर गवर्नर उसकी सेंटेंस को थोड़ा सा कम कर देते हैं तो उसको कहा जाएगा रेस्पाइट। रिप्राइव क्या होता है? रिप्राइव में होता है कि कोई भी पनिशमेंट मिली हुई है अगर किसी कन्विक्ट को, उस पे स्टे लग जाता है एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। स्पेशली डेथ के केसेस में जहाँ डेथ सेंटेंसेस मिली हुई हैं किसी भी कन्विक्ट को, तो गवर्नर की रिप्राइव पावर में उसमें क्या होगा, उस पर एक टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे लग जाएगा, सो दैट कन्विक्ट जो है वो उसको टाइम मिल जाएगा पार्डन के लिए या कम्यूटेशन के लिए। रेमिट क्या होती है? रेमिट में कैरेक्टर तो पनिशमेंट का वही रहेगा, लेकिन उसका पीरियड रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे सपोज़ किसी को 10 साल की कठोर सज़ा मिली हुई है, तो अगर उसको रेमिट कर दिया जाए प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा, तो वही सेंटेंस 5 साल के लिए हो जाएगी, लेकिन वो रहेगी कठोर वाली ही। मतलब उसका नेचर चेंज नहीं होगा, कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, केवल टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया जाएगा। कम्यूट में क्या होगा? कम्यूट में क्या, किसी भी पनिशमेंट को किसी दूसरी पनिशमेंट से रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिली है तो उसको लाइफ इम्प्रीजनमेंट दे दी जाए, तो उसको कहेंगे कम्यूट। ये होती हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर। ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा एक आर्टिकल है हमारे पास, ये इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। इसका अपोजिशन क्यों हो रहा है, क्या कंसर्न्स है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या स्टोरी है इसकी। जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 लाया गया है, किस लिए लाया गया है? सो दैट पर्सन्स का और कन्विक्ट्स का मेज़रमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए और
वो फ्यूचर में यूज़ हो पाएगा क्रिमिनल केसेस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए। मतलब जो भी कन्विक्ट्स हैं उनकी मेज़रमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाए, सो दैट फ्यूचर में कोई क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना आसान हो जाएगा। जब हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे तो डाटाबेस से मैच कर लिया जाएगा, कोई फिंगरप्रिंट है, कहीं से हमें इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कोई और सबूत मिले तो उसको फिर हम मैच करके देख सकते हैं। और ये जो एक्ट है ये किसको रिपील करने की बात करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 को, ये इसको रिपील करना चाहता है। और अब देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स जो ये एक्ट कह रहा है रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्या यूज़ हो सकता है इनका। इन्होंने कहा है इनके 3 यूज़ हो सकते हैं, 3 मेन पर्पसेस कि जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए कल्प्रिट की आइडेंटिटी से, और एक पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसकी आइडेंटिटी से। मतलब कि अगर कोई निर्दोष इंसान या फिर कोई दोषी जब अरेस्ट किए जाएं तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चले कि ये कल्प्रिट है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सेम पर्सन कहीं सिमिलर ऑफेंस को रिपीट तो नहीं कर रहा है, कि रिपीटेशन तो नहीं चल रहा है सेम पर्सन के द्वारा। डाटाबेस होगा, डाटा होगा और उसके मेज़रमेंट्स होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेम पर्सन ही डिफरेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व तो नहीं है। और तीसरा क्या है? प्रीवियस कन्विक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी भी पर्सन की प्रीवियस हिस्ट्री को देखने के लिए कि इसने कितने क्राइम पास्ट में किए हैं, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, ये सब इसके मेन पर्पस हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 ये किससे रिलेटेड है, इसमें क्या प्रोविज़न है इसके देख लेते हैं। पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर्स तो हैं, लेकिन पुलिस पर्सन को सर्च नहीं कर सकती। राइट टू सर्च अ पर्सन इज़ नॉट गिवन टू पुलिस। अरेस्ट करने के बाद भी सर्च, उस पर्सन की सर्चिंग करने के लिए पुलिस को उसी पर्सन की परमिशन चाहिए, जो कि दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि कई बार लोग अपनी सर्चिंग की परमिशन नहीं देते हैं। और सर्चिंग करने के लिए और एविडेंस इकट्ठे करने के लिए पुलिस को लीगल सैंक्शन चाहिए। अपने आप से पुलिस इनिशिएट नहीं कर सकती है। लीगल सैंक्शंस क्यों रखे गए थे इस एक्ट में? सो दैट एक इंडिविजुअल के राइट्स में और सोसाइटी के इंटरेस्ट में बैलेंस मेंटेन किया जा सके। ये ना हो कि किसी भी पर्सन को आप ऐसे इंटेरोगेट कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं पुलिस की मनमानी को रोकने के लिए। ये एक्ट अभी क्यों लाया गया है? ये एक्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि प्रिजनर्स अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स को रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, और ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रिजनर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स को रिकॉर्ड करने से, और ऐसे ही रिफ्यूज़ल्स को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसे ही सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, सो दैट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में या फिर इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और नीड क्या है इस एक्ट को रिप्लेस करने की? इस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए पहले भी लॉ कमीशन और कमिटीज़ वगैरह सजेस्ट कर चुकी हैं। 87th लॉ कमीशन ने क्या सजेस्ट किया है कि 1980 में जो रिपोर्ट आई थी उसने कहा कि क्या अमेंड करना चाहिए इसमें अमेंड करके इसमें पाम इम्प्रेशंस को स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर और राइटिंग और स्पेसिमेन ऑफ वॉइस, मतलब हाथ के फिंगरप्रिंट्स, सिग्नेचर, राइटिंग और वॉइस, ये सब के स्पेसिमेन भी इंक्लूड करने चाहिए। ये देना भी किसी भी
कन्विक्ट के लिए मैंडेटरी करना चाहिए। और सेकंड क्या है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा केस, जहां कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अमेंड करने की नीड शो की थी। उसने इसमें, इस केस में क्या कहा गया था, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, मेजरमेंट्स लेने चाहिए, सीआरपीसी के अंडर जो एक्ट आ रहे हैं, जो कन्विक्ट्स हैं उनको छोड़ के, जैसे सीपीसी, सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर जो भी कन्विक्ट्स होंगे उनके मेजरमेंट्स लेना मैंडेटरी कर देना चाहिए। ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब इसमें क्या है, राइट टू प्राइवेसी अगेन आ गया। राइट टू प्राइवेसी, किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। और पुत्तास्वामी जजमेंट जो कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था, उसमें क्या जजमेंट आई है कि प्राइवेसी अगर किसी की डिस्ट्रॉय की जा रही है, मतलब प्राइवेसी के साथ अगर छेड़छाड़ की जा रही है, तो उसके 3 रीज़न्स होने चाहिए। लेजिटिमेट एम होना चाहिए स्टेट का, कोई एम पर्टिकुलर, कोई लॉ होना चाहिए इसको बैक करने के लिए, और इसकी ज़रूरत होनी चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए ये। तो इस लॉ से, जो लॉ आया है, लॉ कौन सा, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, इससे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन थर्ड वाला नहीं हो रहा। फर्स्ट पॉइंट कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, क्या एम है स्टेट का ऐसा लॉ लाने के लिए कि क्राइम को प्रिवेंट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन को इजी किया जाएगा, ये एम है ये लॉ लाने के पीछे। लेम भी लेजिटिमेट हो गया। अब लॉ आया है लेजिस्लेशन, तो मेजरमेंट लेजिस्लेशन में हो रहे हैं, ये भी वैलिड हो गया। अब थर्ड जो रीज़न है उस पे इसको मल्टीपल काउंट्स पे चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज क्या किया जा सकता है कि इसकी नेसेसिटी को डिफ़ाइन करना। नेसेसिटी को डिफ़ाइन कैसे नहीं कर रहा है ये लॉ, कि मेज़रमेंट्स की बात चल रही है, मेज़रमेंट्स में इसने इंक्लूड किया है एनालिसिस को और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को। और ओपोनेंट्स का कहना ये है कि कोर मेज़रमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एनालिसिस और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को रिकॉर्ड करना एक कंसर्न है जो कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मेज़रमेंट्स को बेटर प्रोसेस करने के लिए किसकी ज़रूरत है, केवल कोर मेज़रमेंट्स की नहीं, एनालिसिस और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स की नीड है। मेयर रिकॉर्डिंग विल नॉट हेल्प। सेकंड मेजर इशू क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट जो था वो मेज़रमेंट लेने की बात करता था केवल उन लोगों के जो कि या तो कन्विक्टेड है या फिर अरेस्ट किए गए हैं ऐसे ऑफेंसेस में जिनकी इम्प्रिजनमेंट 1 साल या उससे ज़्यादा है। लेकिन करंट लॉ जो है वो कहता है कि सभी की मेज़रमेंट ली जाए, चाहे उसने कितना भी छोटे से छोटा क्राइम किया हो, पेटी क्राइम किया हो। ये इस चीज़ का एक ड्रॉबैक बताया जा रहा है कि ये क्या करेगा, ये एब्यूज़ है लॉ का एट लोअर लेवल और ओवरबर्डन कर देगा, क्योंकि आपको रिकॉर्ड, आप कह रहे हैं रिकॉर्ड हमें 75 ईयर्स के लिए रखना है। अगर आप 75 ईयर्स के लिए रिकॉर्ड रखेंगे तो आप इतने छोटे छोटे क्राइम्स का रिकॉर्ड रखते हुए कितना बड़ा डाटाबेस कलेक्ट कर लेंगे, और उसको रखना स्टेट के लिए, सिस्टम के लिए ओवरबर्डन हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ इस लॉ में अच्छी दी गई है, वो क्या है कि अगर कोई कन्विक्ट है एक ऐसे ऑफेंस में जहाँ उसकी पनिशमेंट है 7 साल से कम और उसका
ऑफेंस जो है वो वीमेन या फिर चाइल्ड के अगेंस्ट नहीं है, मतलब कोई उसने ऐसा क्राइम किया है जो वीमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट नहीं था और उसकी सेंटेंस, उसकी जेल टर्म 7 ईयर्स से कम है, वो अपने बायोलॉजिकल सैंपल्स देने से मना कर सकता है। उसको वो ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे अपने बायोलॉजिकल सैंपल्स देने ही होंगे। ये एक इस लॉ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया गया है। लेकिन दूसरी साइड ये कहा गया है कि मेज़रमेंट्स को इस केस में भी केवल बायोलॉजिकल सैंपल्स तक ही लिमिट कर दिया गया और ये भी पुलिस ऑफिसर जो है उसके डिस्क्रिप्शन पे है डिपेंड कि वो लेगा नहीं लेगा। इसका भी एज सच कोई बेनिफिट इसमें दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स ने इस लॉ में काफ़ी सारी वरी दिखाई है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि मास सर्विलियंस हो जाएगा, इतना सारा आप डाटा कलेक्ट करेंगे, 75 ईयर्स तक आप उसको रखेंगे, पेटी क्राइम्स के लिए आप डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो एक जो CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है उसके डाटाबेस के साथ मिलके मास सर्विलियंस हो जाएगा। मतलब इतने सारे लोगों का आप डाटा सर्विलियंस पे रखेंगे तो ये मास सर्विलियंस हो जाएगा। उसके बाद एक क्या कहा गया है कि ये आर्टिकल 20 का पार्ट 3 उसको भी वायलेट कर रहा है, जो कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसको भी ये वायलेट कर रहा है। अगर कोई इंसान अपना मेज़रमेंट देता है तो वो अपने खिलाफ ही सबूत दे रहा है और ये किसके अगेंस्ट है? इट इज़ अगेंस्ट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 पार्ट 3। ये इसके क्रिटिक्स बताए गए हैं इस आर्टिकल के। अभी इसके ऊपर और भी आर्टिकल्स आएंगे न्यूज़पेपर में, इसको और अच्छे से कवर करेंगे। इसमें अभी के लिए यही था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आज है वर्ल्ड एलिफेंट डे और इसमें एक पॉइंट में हमारे पास है एलिफेंट्स हैव द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ एनी लिविंग मैमल। सबसे लॉन्गेस्ट इनका जेस्टेशन पीरियड होता है और मैक्सिमम वो कितना होता है? मैक्सिमम होता है 22 मंथ्स का। ये इम्पॉर्टेंट है, हम जब क्वेश्चन करेंगे लास्ट में इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, हेल्पफुल होगा। इसके बाद आफ्टर दैट हमारे पास आर्टिकल है, ये है वाइल्ड लाइफ बिल से रिलेटेड। वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास किया गया है, जो कि अमेंड किसको करना चाह रहा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। लेकिन इसको किस बेसिस पे ऑब्जेक्ट किया जा रहा है? इसमें एक प्रोविज़न इंक्लूड किया गया है कि एलिफेंट को, कैप्चर्ड एलिफेंट को रिलीजियस या फिर किसी और पर्पस के लिए ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। केवल एलिफेंट्स की इसमें बात की गई है और उनको रिलीजियस या फिर किसी और पर्पस के लिए ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और इस प्रोविज़न के लिए इसको काफ़ी अपोज किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या कहता है कि ये एलिफेंट्स के लिए ठीक नहीं होगा, एलिफेंट्स के लिए एक खतरा है, इसलिए इसको अपोज किया जा रहा है। इस पर भी और आर्टिकल्स आएंगे, हम इसको डिटेल में तब कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट आर्टिकल हमारे पास है, चाइना में एक और नया वायरस मिला है, नाम है लैंगिया वायरस, और किस में मिला है? श्यूज़ में मिला है। अभी फ़िलहाल के लिए इसका कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का एविडेंस नहीं आया है, अभी केवल ये श्यूज़ से ह्यूमन में आया है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन अभी इसका ट्रांसमिशन आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, फीवर, फैटिग, कफ, नोज़िया एंड हेडेक। कुछ लोगों में ब्लड सेल्स की अबनॉर्मेलिटीज़ भी ये दिखा रहा है, लीवर में दिक्कत और किडनी फंक्शंस में भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। अभी एज सच इसको लेकिन इतना सीवियर डिक्लेयर नहीं किया गया और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये
कोविड-19 की तरह सीरियस वायरस नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही इम्पोर्टेंट। अब अपना PYQ देख लेते हैं। अभी हमने आर्टिकल किया है, PYQ हम अपना देख लेते हैं। PYQ क्या था? विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल। ये स्टेटमेंट एक बार के लिए स्टॉप कर देते हैं। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। ये स्टेटमेंट हमारे पास राइट है, अभी हमने पढ़ा है। तो इससे देखते हैं कुछ कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता है क्या। सेकंड हमारे पास करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास केवल A और B में है। हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ही बचे। आसान हो गया क्वेश्चन। उसके बाद अब ये देखते हैं ऑप्शंस में सेकंड स्टेटमेंट के साथ या तो फर्स्ट ठीक होगा या फोर्थ ठीक होगा। फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल। और फोर्थ है, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। अब आपको ये पता होगा कि एलिफेंट की हाईएस्ट पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट्स में है, केरला में है। इट कुड बी डाउटफुल, इसको आप डाउटफुल रख सकते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो जाती है वो जाती है द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल, इस स्टेटमेंट की साइड। तो आंसर इसका A है। और ये क्या है? ये हमने 50-50 प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपको 100% पता हो, ऐसे ही आएंगे जिसमें 4 स्टेटमेंट्स है, किसी एक स्टेटमेंट के बारे में आपको पता है या 2 के बारे में पता है, उसी से आपको अपना आंसर ड्राइव करना है। आपको वहाँ लॉजिक लगाने हैं, अपनी जो भी स्टडी आपने की है उन सबको इंटरप्रेट करना है अपने माइंड में, उसके बाद आंसर को फाइंड आउट करना है। ऐसे ही हमने एक स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट हमें पता है सही है, उससे हमने आंसर अपना आइडेंटिफाई किया। तो ये था आज का 12 अगस्त का द हिंदू डिस्कशन, जिसमें हमने क्योट्स, वोकेबलरी, एडिटोरियल, न्यूज़ एनालिसिस और PYQ सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।